जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी का एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों तो जो भी मुख्य परीक्षा की स्कीम होगी उसके बारे में, साथ ही उसका सिलेबस क्या रहेगा, पुराने वाले जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उससे और जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसमें क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में भी आज जानेंगे। साथ ही क्या क्या नए टॉपिक जुड़े हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है जो दोस्तों उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो पे नए हो तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल ज्योग्राफी का एकेडमी, दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी का एकेडमी चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम बात करने वाले ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा है। दोस्तों यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मुख्य परीक्षा की जो स्कीम होगी उसके बारे में, साथ ही उसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, मुख्य परीक्षा और उसके पाठ्यक्रम की आप यहाँ पे देख पा रहे हो पाठ्यक्रम, और साथ ही उसकी जो परीक्षा की क्या स्कीम रहेगी उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि परीक्षा की क्या स्कीम रहेगी, तो उसके बारे में जो जैसा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो लेटर डाल के उसमें बताया गया है, जो नोटिफिकेशन डाल के बताया गया है उसमें बताया गया है कि दोस्तों अधिकतम कितने अंक होंगे परीक्षा के। 100 अंकों की जो मुख्य परीक्षा होगी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये मुख्य परीक्षा के बारे में बात की जा रही है। मुख्य परीक्षा अधिकतम कितने होंगे, 100 अंक होंगे, साथ ही उसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों अधिकतम 100 अंकों का होगा, समय अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ पे प्रश्न पत्र के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न आएंगे दोस्तों 120 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। साथ ही सभी प्रश्न कैसे रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही नेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो गलत उत्तर के लिए यहाँ पे आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो मुख्य परीक्षा में डाली गई थी, इससे पूर्व जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो उसमें जो उसका नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन एग्जाम से पहले उसमें डाल दिया गया था कि मुख्य पर जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है, जो सिलेबस का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे निर्धारण किया गया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक गलत उत्तर पे आपके जो सही अंक है उसका 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे आपके काटा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें मुख्य परीक्षा में निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का, समय अवधि 2 घंटे की दोस्तों यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पी होंगे। सभी प्रश्नों के समान अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे जो गलत उत्तर होगा उसके लिए 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का निर्धारण किया गया है। दोस्तों तो अब नेक्स्ट में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने केवल परीक्षा की स्कीम के बारे में बात की गई है, और आज अब हम नेक्स्ट में जो परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है, यहाँ पे दोस्तों ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों तो यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है मुख्य परीक्षा का, जो आज यानी आज हम 19 तारीख जो जनवरी का मंथ और 2022 को जो लेटर के द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है। दोस्तों अधीनस्थ RSSMB अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन
के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों। तो राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ये सिलेबस जारी किया गया है। यहाँ पे समसामयिक विषयों के बारे में बात की गई है, जो दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर की बात में सबसे इंपॉर्टेंट जानना आवश्यक है कि किस किस का जो करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे किस किस का मतलब यहाँ पे है कि राज्य का पूछा गया है, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर पूछा गया है, साथ ही यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा करंट अफेयर मेंशन किया गया है। आपको कम से कम 1 ईयर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 ईयर को आपको यहाँ पे करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, जो मुख्य परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। 1 ईयर का 1 साल का करंट अफेयर, जिसमें जो मुख्य सामयिक मुद्दे जो दोस्तों हैं, मुख्य सामयिक मुद्दे, साथ ही जो सरकारी विषय है उनके बारे में जो निर्णय लिए गए या जो योजनाएं चली या फिर कह सकते हैं जो नए प्रोजेक्ट आए, और साथ ही जो चुनाव से संबंधित या फिर जो सरकारी या मुख्य समसामयिक विषय, जैसे किसी की नई नियुक्ति हुई हो या फिर बोल सकते हैं हम किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका देहांत हो गया हो, या उसको कोई पुरस्कार जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारत रत्न या फिर अन्य कोई शौर्य चक्र, परमवीर चक्र मिले हो इस प्रकार, या फिर किसी मुख्य जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की गई हो, उनके बारे में यहाँ पे मुख्य सामयिक विषय के साथ में सरकारी विषयों के बारे में बात की गई है, या मुख्य घटनाएं, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स को यहाँ पे मुख्य रूप से मेंशन किया गया है। स्पोर्ट्स को यहाँ पे मुख्य रूप से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर के बारे में जाना। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पे भूगोल में यहाँ पे विश्व का भूगोल आपको दिया गया है। विश्व के भूगोल में भौतिक विशिष्टताएं यहाँ पे आप देख पा रहे हो। विश्व की विस्तृत मतलब काफी लंबे क्षेत्र में फैली हुई या बोल सकते हैं उसका विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं के बारे में यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के में वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में बात किया गया है। साथ ही वहाँ की जो विश्व के जो महत्वपूर्ण स्थान है, विश्व के जो पर्वत और पठार, साथ ही महासागर है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। तो इससे जो विश्व की जो भूगोल है उससे संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियो को जरूर देख सकते हो, जिसमें आपके पर्वत, पठार, महासागर जो ये है उनको दोस्तों ये क्लियर करती है दोस्तों। मैप के आधार पे इन्हें समझाया गया है। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव के बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी को जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, तो भूगोल का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है यहाँ पे दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा में भी रहा है और मुख्य परीक्षा में भी रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए भारत की पारिस्थितिकी, वन्य जीव और वन्य जीवन के बारे में यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम जान सकते हैं, पारिस्थितिक यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है। लगभग यहाँ पे देखेंगे राजस्थान का संपूर्ण भूगोल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे राजस्थान की जलवायु, जिसमें हम जलवायु और उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जलवायु से संबंधित यहाँ पे कोपेन का वर्गीकरण और थामवेट का वर्गीकरण भी हम जलवायु के साथ में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी जलवायु के आधार पर ही यहाँ पे निर्धारित किए गए थे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे राजस्थान की जो मृदा है उसका वैज्ञानिक विभाजन, साथ ही मृदा का जो उपयोगिता के आधार पर निर्धारण और कृषि में जो उपयोगिता है उसके आधार पर जो मृदा का निर्धारण किया गया है या मृदा को बांटा गया है, तो उसके आधार पे भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो जनगणना यहाँ पे 2011 की जनगणना है, उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखोगे कि बेरोजगारी के बारे में बात की गई है। बेरोजगारी का जो इंडेक्स है भारत जो यहाँ पे देख सकते हैं कि दरिद्रता और बेरोजगारी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे HDI इंडेक्स, साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, साथ ही जो अन्य इंडेक्स है जो बेरोजगारी को इंडिकेट करते हैं, या जो यहाँ पे बेरोजगारी दर या बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर समिति, ये जो प्रमुख समितियां जो बेरोजगारी का निर्धारण, दरिद्रता के बारे में यहाँ पे जो BPL से संबंधित, इनसे संबंधित है, सचिन तेंदुलकर
और प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही सूखा अकाल जैसे छप्पनिया का अकाल पड़ा, साथ ही मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण कार्यक्रम, जो मरुस्थल के प्रसार और प्रसारण को रोकने की कार्यक्रम जो चलाए गए थे दोस्तों। साथ ही मरुस्थलीकरण का विस्तार रुके, और साथ ही यहाँ पे मरुस्थलीकरण के होने के कारण और उनकी समस्याओं को यहाँ पे निपटान के उपाय यहाँ पे आपको जानने आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट में फोर्थ में हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें खान हो गए, खनिज हो गए, खनिज कौन सा खनिज का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। साथ ही यहाँ पे खान के बारे में बात की, वनों के बारे में वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। वन स्थिति, नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार हुआ, वन क्षेत्र कितना है, या वन कैनोपी के बारे में जान सकते हैं यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट में यहाँ पे भूमि के बारे में विस्तार किया कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की भूमि का विस्तार है। जैसे पश्चिमी भाग में जाएंगे कि तो रेतीली मृदा का विस्तार है वहां पे, और नीचे दक्षिण में जाएंगे तो लाल लोमी मृदा होगी। ऊपर देखेंगे तो दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ में लवणीय मृदा होगी, और जो अरावली के पश्चिम पूर्वी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जैसे कोटामुंडी साइड में देखेंगे तो दोस्तों वर्टिसोल या काली मृदा का विस्तार है। इस प्रकार यहाँ पे मृदा का विभाजन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में जल और पशु संसाधन, जल संसाधन और पशु संसाधन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो नवीनतम आंकड़ों के आधार पे है दोस्तों। और साथ ही वन्य जीव और संरक्षण के बारे में यहाँ पे बात की गई है, वन्य जीवों के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में। साथ ही यहाँ पे आप वन स्थिति रिपोर्ट, नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट तो यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों वनों में। साथ ही यहाँ पे वन्य जीवन के जो वन्य जीव है उनके लिए जो योजनाएं चलाई, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में। इसी के अलावा शेर परियोजना चलाएगी, हाथी परियोजना चलेगी, गैंडा परियोजना चलाएगी। साथ ही जो व्हेल थी, जो उसको भी राष्ट्रीय जलचर बनाया गया। तो इसके बारे में ऐसे उनके संरक्षण के लिए जो पाई गई है, कौन सा जो अभ्यारण्य है या जो जलीय क्षेत्र है उसको उसके संरक्षण के लिए, जैसे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया दोस्तों। इस प्रकार वन्य जीव और उनके संरक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आप सिलेबस देखने के लिए। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में बात करेंगे जो भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर, और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। किसके संदर्भ में? भारत और राजस्थान के संदर्भ में है दोस्तों। भारत में जो कृषि का विकास किस प्रकार हुआ, क्या मतलब उसकी वर्तमान में जो कृषि का क्या चलन है, जो कृषि प्राचीन काल में जो रीढ़ का आधार होती थी, वर्तमान में उसका कितना मतलब इतने लोगों का यहाँ पे उसमें संलग्नता है, या फिर आर्थिक विकास किस आधार पे हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए खाद्य और वाणिज्यिक फसलों के बारे में, यहाँ पे जो हम कृषि और आर्थिक विकास की बात कर रहे थे उसी में यहाँ पे खाद्य और वाणिज्यिक फसलों के बारे में, साथ ही कृषि आधारित उद्योग, जैसे यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे जूट से पटसन उद्योग हो गया। इसी के अलावा यहाँ पे कृषि से जैसे कैसे यहाँ पे कह सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, जैसे मूंगफली उत्पादन हो गया, साथ ही सरसों उत्पादन हो गया, इनके आधार पे भी, या फिर जैसे वाणिज्यिक फसलों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि अफीम उत्पादन हो गया, कपास का उत्पादन हो गया। ये प्रमुख यहाँ पे वाणिज्यिक फसलें हो गई, जैसे रबी की फसल हो गई। इसके अलावा फसलें यहाँ पे हम खाद्य के साथ ही यहाँ पे फसलों के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें से नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि सरसों की फसल कौन से रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इनके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कृषि है तो उसके आधार पे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, जो राजस्थान की जो दोस्तों आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, साथ ही गंग नहर परियोजना है दोस्तों। और वर्तमान जो ईआरसीपी ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से इनका प्रमुख ज्यादा वेटेज रहता है, यहाँ पे मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। इसी के साथ में यहाँ पे मरुस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं चली, जैसे हम सूखा और अकाल के बारे में पढ़ रहे थे, मरुस्थलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, वैसा ही यहाँ पे
बंजर भूमि के लिए क्या क्या उपाय किए गए, पेड़ पौधे लगाए गए, साथ ही वहां पे बंजर भूमि के लिए कुछ घास का उत्पादन, वनस्पति में वहां पे जल की उपलब्धता, बंजर भूमि के लिए पानी की उपलब्धता, तो इस आधार पे यहाँ पे विकास कार्य किए गए। जो प्रमुख योजनाएं चली केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं रही उनके बारे में, साथ ही यहाँ पे उद्योगों के बारे में, वृहत उद्योग यहाँ पे जो भारत और राजस्थान की जो बड़े उद्योग हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। साथ ही यहाँ पे जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, जनजातियां जैसे राजस्थान में भील, गरासिया, डामोर, सहरिया जनजातियां जो रहती हैं, आदिवासी जनजातियां, उनकी जो रहन सहन, उनकी कल्चर, साथ में उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की गई। उनकी क्या जनजातियां, उनकी क्या अर्थव्यवस्था है, कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, पर्टिकुलर उनका जिला कौन सा है, साथ ही उनके प्रमुख जो संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, अर्थव्यवस्था उनकी क्या है, उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक में हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इतिहास और संस्कृति की। इतिहास और संस्कृति की बात करेंगे तो इतिहास संस्कृति के बारे में भारत और राजस्थान के प्रमुख स्मारक और ऐतिहासिक कृति, इनके बारे में बात की गई। भारत और राजस्थान के संदर्भ में बात की गई है। यहाँ पे विश्व के संदर्भ में इतिहास से कोई संबंधित टॉपिक नहीं दिया गया है दोस्तों। तो मुख्य स्मारक यहाँ पे बात की गई है। मुख्य स्मारक कहाँ पे, जैसे मौर्य काल की बात कर ले, मौर्य काल में कौन कौन से स्मारक बने, कौन कौन सा मंदिर कहाँ पे, जैसे तंजौर का वरंदेश्वर मंदिर, या फिर बोल सकते हैं बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में है, कंबोडिया का मंदिर जो इंडोनेशिया में है। साथ ही यहाँ पे साहित्य के आधार पर साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी रचना किसकी, जैसे कालिदास जी की रचना हो गई, कबीर जी की रचना हो गई, दादू दयाल जी की रचना हो गई। साथ ही यहाँ पे जो वीर रस के कवि सूर्यमल मिश्रण जी की रचना होगी, अन्य जो कवि है उनकी जो यहाँ पे कृतियां है, साहित्यिक कृति, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई, इतिहास और उनकी संस्कृति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भारत का जो इतिहास है, इतिहास रहा है उसकी, और उसकी भारत की एक जो कल्चरल है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। जनजातियां यहाँ पे भारत और राजस्थान दोनों की जनजातियों के बारे में बात की गई है। उनके प्रमुख स्मारक, साहित्यिक कृतियां और इतिहास और संस्कृति, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट में यहाँ पे बोलियां और साहित्य, ये दोस्तों मुख्य रूप से तो आप राजस्थान के संदर्भ में बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें राजस्थान से ही संबंधित ये जनजातियां का जो टॉपिक आया था। साथ ही बोलियां किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, जैसे ढूंढाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, अहिरवाड़ी बोली। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उनके बारे में, जैसे मालवी बोली हो जाती है, इस प्रकार। और साथ ही उनके साहित्यिक सोर्स, जैसे वीर रस का जो डिंगल शैली, पिंगल शैली में जो साहित्यिक रचना हुई, उनके बारे में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे संगीत के बारे में बात की गई है, नृत्य और रंगशाला। जो चित्रशाला है, चित्रशाला कौन सी चित्रशाला, जैसे मेवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, ढूंढाड़ चित्रकला शैली और कोटा बूंदी चित्र शैली के बारे में इस प्रकार बात की गई है। अलवर चित्रकला शैली, इसके बारे में यहाँ पे रंगशाला या चित्रशाला के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे धार्मिक आस्था, जैसे धार्मिक मंदिर हो गए उनके बारे में, जैसे धार्मिक संप्रदाय हो गए, संत कवि जैसे यहाँ पे दादू दयाल जी, इसके अलावा जसनाथ जी और विष्णुई धर्म के संप्रदायक जो थे, जो जसनाथ जी हो गए, उसके अलावा जो वो थे क्या नाम, और उसके कबीरदास जी हो गई, संत रैदास जी हो गए, मीराबाई हो गई दोस्तों। इसी के अलावा यहाँ पे लोक देवता जैसे गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए। इसी के अलावा जो हरि रामदास जी हो गए, रामदास जी हो गए। इसी के अलावा यहाँ पे लोक देवी जैसे करणी माता हो गया। इसके अलावा करणी माता देशनोक जो बीकानेर में है, करणी माता का मंदिर। नेक्स्ट में उसके अलावा कैला देवी करौली में है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं ओसिया माता जो बिलाड़ा जोधपुर में उनका मंदिर है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ब्राह्मणी माता जो सोरसैन अंता 12 में है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। इस प्रकार यहाँ पे लोक देवता और लोक देवियों के बारे में, संत कवियों के बारे में दोस्तों, और संत संप्रदाय के बारे में और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे हस्तशिल्प जो के बारे में बात की गई है, हस्तशिल्प के बारे में यहाँ पे
बात की गई है। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेले और त्योहार। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, ये जो 6 टॉपिक दिए गए हैं केवल आप राजस्थान के संदर्भ में ज्यादा फोकस करते हुए याद करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। इंडिया के संदर्भ में आप इन टॉपिक के बारे में कम भी थोड़ा याद कर लेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए आपके। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट में वस्त्र आभूषण के बारे में, और साथ ही लोक और जनजातियां पहलुओं और उनके विशिष्ट संदर्भ सहित जो भी टॉपिक इनसे संबंधित है उनके बारे में आप बात कर सकते हो। मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, लोक नृत्य और जनजातियों के पहलुओं के बारे में आप नेक्स्ट में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट में आप बात की है साधारण मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात की गई दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग की बात की गई है। मानसिक योग्यता, रीजनिंग और मैथ जो दोनों टॉपिक हैं उनके बारे में बात की गई है। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक शक्ति दोनों टॉपिक है, रीजनिंग और मैथ के हैं दोस्तों। रीजनिंग प्लस यहाँ पे मैथ कर सकते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अंग्रेजी का है, नेक्स्ट इंग्लिश है जिसमें आपको प्रीपोजिशन हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गई, और जो टॉपिक है उनसे संबंधित यहाँ पे टॉपिक हो गए, जो ग्रामर्स एरर हो गए दोस्तों, आर्टिकल हो गए, एंड आर्टिकल जो हो गए इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। हिंदी में लगभग हिंदी का संपूर्ण सिलेबस है जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, संधि हो गई, समास हो गए। इसी के अलावा दोस्तों इसमें संधि, समास, और यहाँ पे हम नॉर्मल जैसे जनरल हिंदी के बारे में बात कर सकते हैं। सगोश, अघोष, व्यंजन, जैसे व्यंजन हो गए, स्वर हो गए, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, समास हो गया, संधि हो गया, वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य अशुद्धि हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया। इसी के अलावा तत्सम और तद्भव हो गए शब्द। तो इनको लगभग यहाँ पे संपूर्ण हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं मैथ के बारे में दोस्तों। यहाँ पे आप मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ का लगभग यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैथ का लगभग प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मैथ को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की जो भी 27 और 28 तारीख की, जो 27 का 2 पेपर और साथ में 28 तारीख के 2 पेपर मिला के कुल 4 पेपरों के आधार पे आप मैथ की गणना कर सकते हैं कि मैथ किस प्रकार की यहाँ पे आई गई है दोस्तों। तो यहाँ पे मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक शक्ति के साथ ही यहाँ पे मैथ को भी आप इसी के साथ में क्लियर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और वेटेज करने वाला दोस्तों यहाँ पे 8वां टॉपिक है राज्य, जिला और तहसील पंचायत स्तर पर राजस्थान प्रशासनिक ढांचा। कहाँ का दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि राज्य राजस्थान, जैसे जिला, कोई भी पर्टिकुलर जिला, राजस्थान में 33 जिले हैं, उनपे जिले आधारित, फिर उनमें तहसीलों पे, और जो पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। राजस्थान की जो पॉलिटी के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ये संपूर्ण में राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको कवर करता है। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा दोस्तों, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे राज्य में मुख्य सचिव हो गए, सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव हो गया, जिले में जो, और फिर तहसील में, और फिर पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है। तो इनसे संबंधित हम वीडियो में लगातार बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, जिससे कि एग्जाम अभी नेक्स्ट में जो भी वीडियो डलेंगे आपको उनको नोटिफिकेशन द्वारा बेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी वीडियो की। तो चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ पे फिर नेक्स्ट में बात करते हैं कंप्यूटर दोस्तों। कंप्यूटर प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कंप्यूटर एकदम अच्छा वाला यहाँ पे पूछा गया था। तो कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, बेसिक जो कंप्यूटर है उसके बारे में यहाँ पे बात करने के लिए बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बात की गई कि बेसिक कंप्यूटर का बेसिक या बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड के साथ ही कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपागम, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों जो हमने सिलेबस के बारे में बात की,
यहाँ पे रीजनिंग होगी, दोनों टॉपिक में रीजनिंग, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता के साथ में यहाँ पे मैथ का वेटेज डाला गया है, साथ ही अंग्रेजी और हिंदी का। यहाँ पे दोस्तों सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो आपको एकदम पीछे ले जा सकती है। तो यहाँ पे आपको तैयारी को बेहतरीन करके चलना है। साथ ही हर टॉपिक को आप ऐसे नहीं छोड़ना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे। आपको प्रत्येक टॉपिक में मैक्सिमम यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि इंग्लिश के आपको 5 क्वेश्चन डाल दिए तो आप बोलेंगे हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप पहले ही 5 क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हो। अगर आप इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी आप सही कर पाते हो तो आप दोस्तों काफी लोगों से आगे बढ़ सकते हो जो अंग्रेजी को ऐसे मानते हैं कि अंग्रेजी हमसे कवर नहीं होती। साथ ही हिंदी भी काफी अच्छी प्रकार की पूछी जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो भी एग्जाम का पेपर बनाया जाता है लगभग उनका आधार रहता है कि कट ऑफ 50% से ऊपर लगभग नहीं जाती, या फिर जाती है तो 60% पे लगभग कवर हो जाती है। इससे कहीं ज्यादा जैसे आप प्रीलिम्स का पेपर दे सकते हो या फिर जो पुराना जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था उसको देख सकते हो दोस्तों। तो पेपर काफी टफ बनाया जाता है यहाँ पे, तो हर चीज को एकदम इम्पोर्टेंटली मानते हुए और यहाँ पे कवर करना आवश्यक है। साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक शक्ति, यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी और गणित के साथ में राज्य, जिला और तहसील पंचायती स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान दोस्तों। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जाना ग्राम विकास अधिकारी का पूरा सिलेबस दोस्तों। तो चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है दोस्तों। इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आते रहेंगे दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में मिलेंगे। आप एक बार इसको रिवाइज करके भी आप देख सकते हो दोस्तों सिलेबस को। मुख्य रूप से यहाँ पे सिलेबस के बारे में विस्तार से हमने डिटेल से चर्चा की है। और यहाँ पे ये परीक्षा की स्कीम है जो प्रश्न पत्र यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके लिए, और यहाँ पे 100 अंक उनका निर्धारण किया गया है और समय अवधि यहाँ पे 2 घंटे की डाली गई है। और यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट करने वाली बात है कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का मेंशन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे 1/3 क्या डाला गया है, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों। तो सबसे इंपोर्टेंट करने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है नेगेटिव मार्किंग का। तो दोस्तों आज हमने ग्राम विकास अधिकारी सिलेबस के बारे में संपूर्ण चर्चा की। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।